आज आपको एनसीईआरटी अभ्यास क्वेश्चन के 2.35 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और आज सभी न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे और कल जो वीडियो मिलेगा आपको उसमें आपको नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोलरता का हेनरी स्थिरांक दिया है 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए हेनरी स्थिरांक क्या दिया है। हेनरी स्थिरांक आपका है 4.27 10⁵ mmHg है। ये हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक, और इतने दाब पर मीथेन की बेंजीन विलेयता पूछ रहा है। तो ये जो है ये दाब है गैस का, और इसकी विलेयता पूछ रहा है। ठीक, तो विलेयता मोल प्रति लीटर में भी निकल सकती है, तो हम मोल निकाल लें और यहाँ पर मोलता है तो किलोग्राम में हो जाएगा। भाई मोलतक मतलब क्या होता है कि विलायक का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है। ठीक, तो विलायक के मोलों की संख्या निकालने इससे, विलायक क्या है, बेंजीन, क्या आएगा, द्रव्यमान पर टन भार। इसका द्रव्यमान कितना, 1 किलोग्राम, क्योंकि मोललता का अर्थ होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक, तो 1 किलोग्राम विलायक है तो ये खराब से यहां लिखना पड़ेगा द्रव्यमान, और इसका और भार निकालेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 1272 और 678, ये 78 आ गया। इसका मोलक संख्या हो गई। ठीक, अब लगा देंगे कि हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से आपका आएगा PCH2 बराबर हेनरी स्थिरांक गुणे XCH4। तो आप निकालेंगे XCH4 बराबर क्या आएगा, PCH4 और अपान में आ जाएगा KH। भाई निकालेंगे तो अपान में KH आ जाएगा। तो इसका दाब कितना दिया है, 760 दिया है, यह आपका 4.27 10⁵ दिया है, और ये क्या होगा, इसके मोल, नीचे इसी के मोल, और नीचे आपका बेंजीन के मोल। CH4 नीचे NCH4 और प्लस इसका दिया है 1000/78। अभी तक तो आप क्या हेनरी स्थिरांक पर न्यूमेरिकल कभी नहीं आया है, लेकिन इस दिए हैं तो आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, कि ऐसा नहीं कि हम पढ़ा नहीं रहे आपको। ठीक, तो देखिए XCH4 बराबर PCH4 और आपका ये KH, इसका मान दिया है, इसका मान दिया, दोनों रख दिए, और इसके मोल प्रभाव बराबर इसी के मोलों की संख्या, मीथेन मोलों की संख्या प्लस बेंजीन के मोलों की संख्या। तो बेंजीन के मोलों की संख्या हमने यहाँ पर रख दी, इसको डिवाइड कर दी, इतना आया, इसको इससे डिवाइड किया, इतना आया, 10⁻⁻5 ऊपर हो गया। ठीक, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे, गुणा करने से क्या हुआ, देखिए MCH4 बराबर आया, इससे मल्टीप्लाई, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दी। ठीक, तो आपका ये आ गया, इस वाले को हम 75 कर लिए, इधर ले आया, ये माइनस हो गया। ठीक, ये वाला हमारा इधर ऐसे ही रहेगा, इसमें से MCH4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस ये बचा। अब ये मान 1 की तुलना में बहुत छोटा है, क्योंकि -5 है ना, ये आप चेक कर सकते हैं 1 से बहुत ही छोटा मान है, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसकी तुलना में इसका मान नगण्य मान लेते हैं, इसकी तुलना में इसका मान नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो लगभग ये 1 के बराबर रहेगा। जैसे आपको उधर जो बुक से हमने करवाए थे क्वेश्चन, एक्टिव बुक से, उसमें भी इसी मेथड से हमने लगाया है, उसी मेथड का यूज किया है, तो इसकी तुलना में इसका मान नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये लगभग 1 रहेगा। तो NCH4 बराबर आपका इतना आ जाएगा। ठीक,
इसके बाद क्या करेंगे, NCH4 बराबर इतना आ जाएगा। फिर क्या करते हैं कि NCH4 बराबर इसमें -5 है तो आ जाएगा -0.022 इतना लिख दीजिए हम, ठीक, आगे छोड़ दीजिए 0.02 हटाओगे 3 आ जाएगा, इतने मोल। ये इसकी विलेयता हो गई, ठीक। मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हो चाहे, क्योंकि मोललता तो 1 किलोग्राम में, ठीक। तो CH4 की बेंजीन में विलेयता, CH4 की बेंजीन में जो विलेयता है, द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है, द्रव्यमान होता तो यहां पर क्या करते, द्रव्यमान बटे अणुभार, अणुभार से मल्टीप्लाई करा देते। CH4 की बेंजीन में विलेयता इतने मोल प्रति किलोग्राम है। वैसे मोल प्रति लीटर होती विलेयता, लेकिन यहां पर मोल प्रति किलोग्राम लिख के देना, ठीक। मतलब 1 किलोग्राम बेंजीन में इतने मोल इसके उपस्थित हैं, ठीक, क्योंकि हमने बेंजीन यहां पर 1 किलोग्राम लिया था या 1000 ग्राम लिया था, ठीक, इसीलिए मोल प्रति किलोग्राम आएगा आपकी विलेयता, ठीक। क्योंकि यहां पर बेंजीन आपकी कितनी ली थी, 1 किलोग्राम मतलब 1000, तो वही हो गया कि CH4 की बेंजीन में विलेयता जो आएगी 0.023 मोल प्रति किलोग्राम लिखेंगे आप, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है 2.36। 100 ग्राम द्रव A है, उसका मोलर द्रव्यमान दिया है। 1000 ग्राम द्रव B है, उसका मोलर द्रव्यमान दिया है, में घोला गया है। शुद्ध द्रव B का वाष्पदाब दिया है, शुद्ध द्रव A का वाष्पदाब पूछ रहा है, तो अर्थात दोनों अवयव वाष्पशील हैं, ठीक। तो जब दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं उसके लिए राउल्ट का नियम लगेगा। और विलयन में उसका वाष्पदाब ज्ञात कीजिए, मतलब A का ही, और कुल वाष्पदाब दिया है, ठीक। देखो पहले क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं हम। पहले तो A का द्रव्यमान दिया है, A का द्रव्यमान 100 ग्राम है, और A का मोलर द्रव्यमान दिया है 140 ग्राम प्रति मोल, ये ग्राम प्रति मोल। फिर आपका B का दिया है, B का 1000 ग्राम है, और B का मॉलिक्यूलर वेट आपका 180 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, ये दिया हुआ है। और शुद्ध दिया है तो P नॉट, B का P नॉट दिया है आपका 500 टार, टार भी दाब का मात्रक है। और शुद्ध A का पूछ रहा है, और विलयन में भी A का पूछ रहा है, ये तो विलयन में है और ये शुद्ध का है, ठीक, कि शुद्ध द्रव A का वाष्पदाब और उसका विलयन में वाष्पदाब पूछ रहा है। और कुल दिया है, कुल दिया आपका 475 टार, ये कुल दिया हुआ, ठीक। इतनी चीजें आपकी दी हैं वो हमने नोट कर ली, ठीक सब। अब आपने राउल्ट का नियम जब पढ़ा है तो इनके जानते हो मोल प्रभाज निकालने होंगे, ठीक। क्या निकालने होंगे, मोल प्रभाज। तो सबसे पहले मोल प्रभाज निकालते हैं। इसका मोल प्रभाज बराबर इसी के मोलों की संख्या, नीचे इसी मोलों की संख्या प्लस कुल मोलों की संख्या। तो कुल में क्या आएगा, इसी के मोलों की संख्या और B के मोलों की संख्या। क्या आएगा, द्रव्यमान बटे अणुभार, ये आपका द्रव्यमान, और अणुभार मतलब मोलर द्रव्यमान आपका दिया है 100/140 प्लस ये दिया है 1000/180, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 5/7, ये कैंसिल आउट हो गया 5/7, ये कैंसिल आउट हो गया 50/9, ये आपका है 5/7, ये भी आपका 5/7 प्लस 50/9, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक। आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा, ये प्लस कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 0.1138 आएगा, 8 हटाएंगे 4 हो जाएगा। ये A का मोल प्रभाज आ गया, A का मोल प्रभाज। अब B का निकालेंगे तो आप 1 से घटा दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है। ये क्या आपका आएगा, 1 से घटाएंगे, 1 से घटा दीजिए 0.114, ये आपका आएगा 6, 8 और क्या आएगा आपका 8, ठीक है। 0.8 और 8 आपका 6,
ये बी का मोल प्रभार आएगा, ठीक। ये ए का मोल प्रभार हो गया, ये बी का मोल प्रभार हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ए बी के मोल प्रभार से निकल आया, ठीक। अब आपने राउंड के नियम से पढ़ा है कि राउंड के नियम से क्या पढ़ा कि पीए बराबर क्या पढ़ा, पीए नॉट एक्स ए। भाई पीए बराबर क्या पढ़ा, पीए नॉट एक्स ए। तो पीए नॉट कितना है, पीए नॉट हमें निकालना है और पीए भी निकालना है। एक्स ए कितना दिया है, एक्स ए इसका एक्स का मोल प्रभाज, ये आ गया 0.114 और क्या आएगा पीए नॉट, ठीक। ये आपका इतना निकल आया। अब पीबी निकालेंगे, पी बराबर क्या होता है, पीबी नॉट एक्स बी। तो पीबी नॉट कितना है, पीबी नॉट आपका 500 है, ठीक, 500। और एक्स बी कितना है 0.886। बात सबको समझ रहे कि नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 443 टॉप, ठीक है। अब आपने कुल दाब पढ़ा है, कुल दाब बराबर क्या पढ़ा आपने, पीए प्लस पीबी। तो कुल दाब कितना है 475। पीए कितना है, पीए बराबर आपका दिया है 0.114 पीए नॉट प्लस पी बराबर आपका आया है 443। ये सब क्वेश्चन आ रहे होंगे न्यूमेरिकल। 475 माइनस 443 बराबर 0.114 पीए नॉट। आप इसको घटा दीजिएगा, आ जाएगा आपका 2 और ये क्या रहेगा आपका 3 बराबर 0.114 पीए नॉट। आप जब पीए नॉट निकालोगे तो पीए नॉट बराबर क्या आएगा, पीए नॉट बराबर आएगा 32/0.114। दशमलव हटा दीजिएगा, आपके 3 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर और इसको डिवाइड कर लेंगे, सरल कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक। तो आपका पीए नॉट बराबर इसमें डिवाइड कर देंगे 280.7 टॉप। ये पीए नॉट निकल आया। अब पीए निकालेंगे, पीए तो देखिए पीए बराबर इसके बाद क्या पढ़ा आपने, पीए बराबर क्या आएगा, पीए बराबर पढ़ा था 0.114 और पीए नॉट। तो आपका 0.114 और पीए नॉट कितना है आपका 280.7 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी आपका टार आ जाएगा और ये दो आंसर हो जाएंगे जो पूछ रहा था, ठीक। तो देख लीजिएगा आपका पीए नॉट निकल आया था और पीए बराबर ये होता है, ये बराबर चाहो तो डायरेक्ट लिख दीजिए, ये बराबर आपका 32 डायरेक्ट देखो आ चुका पहले से ही, चाहो तो डायरेक्ट लिख दीजिए 32 या आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक। इसका मान लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कराओगे 31.99 कुछ आएगा, ये घटाओगे वाला बढ़ेगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक। बात सबको समझ आई। एक बार इस क्वेश्चन को फिर ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से इधर आ जाइए कि ए का द्रव्यमान दिया है, ए का मोलर द्रव्यमान है, बी का द्रव्यमान है, बी का मोलर द्रव्यमान है, इसका दिया है शुद्ध का, इसके शुद्ध का पूछ रहा है और विलीन का भी पूछ रहा है। ये शुद्ध अवस्था में, ये विलीन में दोनों में उपस्थित है, तब ये कुल दाब दिया है। तो पहले x का मोल प्रभाज निकाल ले, a का मोल प्रभाज ये निकाला हमने, फिर b का मोल प्रभाज निकाल लेंगे, फिर राउंड के नियम से सूत्र Pa बराबर Pa नॉट x से, Pa नॉट मालूम नहीं, x से मालूम है, इतना आ गया, ठीक। P बराबर Pb नॉट xb, इसका मान रख दिया, मल्टीप्लाई कर दी, इतने टार आ गया। कुल दाब बराबर ये सूत्र पढ़ा, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इसको इधर लाया माइनस हो गया, घटा लिया 32 आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे, आपका पीए नॉट निकल आया, ठीक। ये आपका ये पीए नॉट आंसर हो गया, ये हो गया शुद्ध द्रव ए का वाजदा पीए नॉट आ गया, ठीक। अब पीए निकालोगे, चाहो तो डायरेक्ट लिख दीजिए, भाई पीए बराबर इतना होता है, तो डायरेक्ट आपका 32 आ चुका है, चाहो तो डायरेक्ट लिख दीजिए 32 फिर, और नहीं तो इसे मान रखकर मल्टीप्लाई करोगे, इतना आएगा लगभग आपका ये हो गया, ठीक। ये आपके दोनों आंसर हो गए। आपका क्वेश्चन है 2.37, ये आपका ग्राफ पर बनेगा। जो लोग ग्राफ बना लेते हो तो अच्छी बात है, आप सीख जाओगे, और नहीं बना पाते हो तो आपको ग्राफ सीखना पड़ेगा, ठीक। ग्राफ सीख लोगे तो आप आसानी से बना भी लोगे। देखो इसमें लिखा हुआ है
कि ये आदर्श विलीन मानते हुए एक टेबल दी है, फिर इसमें कुछ लिखा है कि कुल दाब क्लोरोफॉर्म एसीटोन, पी का एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म का दाब है, कुल दाब है, एसीटोन का दाब है एक्स, एसीटोन मतलब एक्स का एसीटोन का मोल प्रभाव है, के फलन के लिए आलेखित कीजिए। यहाँ पर आलेख बनाने जा रहे हैं। मिश्रण के विभिन्न घटकों के प्रेक्षित प्रायोगिक आंकड़े निम्नलिखित हैं, ये दिए गए टेबल में। अब हमको जो टेबल बनानी पड़ेगी साथ में, वो किसके लिए बनाएंगे वो देखिए आप लोग। इसमें होंगी पहले तो एसीटोन का मोल प्रभाव, सबसे पहले तो एसीटोन का इसमें मोल प्रभाव होगा, ये एसीटोन का मोल प्रभाव है, एसीटोन का मोल प्रभाव होगा इसमें। फिर एसीटोन का लिख लें दाब होगा, यह आपका mmHg में आएगा। अगला फिर क्लोरोफॉर्म का दाब आएगा, क्लोरोफॉर्म का दाब होगा, ये एसीटोन CH3 COCH3, ये भी mmHg में। और फिर आपका कुल दाब की टेबल एक बढ़ानी पड़ेगी कुल दाब के लिए, ठीक। फिर करा उपरोक्त आंकड़ों से को भी उसी ग्राफ में आलेखित कीजिए, इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और इंगित कीजिए कि क्या इनमें आदर्श विलयन से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है कि ऋणात्मक, तो देखिए धनात्मक ऋणात्मक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुल दाब का ग्राफ देखना पड़ेगा। यदि कुल दाब का ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है तो धनात्मक विचलन, और नीचे अगर घटता हुआ आ रहा है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो मुझे कुल दाब का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक, और इनके भी ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो इसका मोल प्रभाव पहले लिखे हम, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके दी है, तो 0 में डिवाइड करोगे 100 से वही रहेगा, इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी निकल पाएगा, आएगा 0.118, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100 मल्टीप्लाई ये दिया है और जब इसका मोल प्रभाव निकालोगे 100 अपान में आ जाएगा, ये क्या आएगा 0.234, अगला क्या आएगा 0.36, 3 अंक लिख दीजिए। फिर क्या आएगा 0.508, फिर क्या आएगा 0.582, 0.645, 0.721, ठीक है। ये आपकी टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो 100 से डिवाइड क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें 100 से मल्टीप्लाई है, तो इसका निकाल लेंगे 100 से डिवाइड हो जाएगा। एसीटोन का 0 है, इसका कितना है 54.9 है, और ये 0 है तो 0 का क्लोरोफॉर्म वाला कितना है 362.8, इसका कितना है 548.1, और कुल दाब है तो इनके योग के बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा, इतने रहेगा। ये भी कुल दाब mmHg में लिखेंगे, इसको प्लस करके यहां लिख देंगे, ठीक। अगला कितना है 110.1, 202.4, 332.7, 405.9, 454.1 और 521.1, इसका 110.1 आपका आएगा 469.4, 359.7, 257.7, 193.6, 161.2, 120.7। बात से पूछना है कि नहीं। और इधर निकालेंगे कुल दाब, इसको जोड़कर यहां लिख देंगे, इसको जोड़कर यहां लिख देंगे, इसको जोड़कर यहां लिख देंगे, इसको जोड़कर इधर लिखेंगे,
ये जोड़कर इधर लिखेंगे, ये वाला जोड़कर इधर लिख देंगे, ये जोड़कर इधर लिख देंगे, कुल दाब निकल आएगा। ठीक, तो नीचे लिखेंगे एक्स एसीटोन, मतलब एसीटोन का मोल प्रभाव ये, और ये वाष्प दाब, इनके लिए 3 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, एक इसके लिए, दूसरे इसके लिए, तीसरे इसके लिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, पहले इसके लिए बना रहे हैं, फिर इसके लिए बनाएंगे, बाद में इसके लिए बनाएंगे। देखिए आपका क्या है, ये तो 0 0 है। ठीक है, इसका मतलब ही नहीं रहा 0 0, तो 0 यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा आपका। अगला क्या है 0.1, तो यहां पर 0.1 लेना पड़ेगा, 0.1, यहां पर 0.2, 0.3, 0.4। आपके ग्राफ में एक एक कॉलम होता है कि नहीं नीचे, तो एक बड़ा कॉलम 0.1 के बराबर, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 तक कर लीजिए। ठीक, इसके आगे चाहो तो 2 जीरो और बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें 3 अंक दिए हैं। ऐसे चाहो तो इसमें 2 जीरो बढ़ा सकते हो, इसमें 2 जीरो बढ़ा सकते हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पॉइंट है इसके, मतलब एक्स अक्ष पर जो आपका एक कॉलम माना गया, 1 सेंटीमीटर का कॉलम होता है आपका पूरा, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 के बराबर है। ठीक, और इधर क्या ले रहे हम 100 लेते हैं, 100 कि 100 क्योंकि आपका 700 तक जाएगा। चाहो तो आप 50 ले लीजिए, जरूरी नहीं कि 100 लो, 100 ले लो क्योंकि हमारे पास ऊपर जगह नहीं ज्यादा, आपके पास जगह हो तो आप 100 ले लीजिएगा या 50 ले लीजिएगा। ठीक, 500, 600 और आपका 700, इसी में ग्राफ बनता है। अब क्या लिखा देखिए 0.118, लगभग 0.1 समझ लीजिए। ठीक, और इसका क्या लाना 54.9, यहां पर 0.1 और ये वाला घटाएंगे तो 2 आएगा। तो देखो 0.1 ये है, 0.1 ये, और इसके बीच में जानते हो 10 कॉलम होते हैं, 10। ठीक है, तो जो एक कॉलम आएगा वो 0.01 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे 0.10 ये है, और इसके बाद जो इसमें 10 से भाग कर देंगे तो एक कॉलम आपका इतने के बराबर आ जाएगा, जो छोटा कॉलम होगा। ठीक, इसमें और हमको लाना क्या है, यहां पर 8 हट जाएगा तो 2 लाना है, भाई 8 हटेगा तो 2 आ जाएगा, हमको लाना है 0। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऊपर बता रहा है आपको कि एक कॉलम बड़ा कॉलम बराबर 0.1 के बराबर है। ठीक, और इसमें 10 कॉलम होते हैं, तो आप 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक कॉलम 0.01 के बराबर है। ठीक, और हमको लाना 0.12, तो 12 मतलब यहां पर 2 लाना पड़ेगा, तो यहां पर 2 कॉलम और चलेंगे, छोटे वाले 2 कॉलम, क्योंकि जब 2 कॉलम चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 और यहां पर आ जाएगा 2, और इसमें प्लस करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। ठीक, 0.12 आ जाएगा। तो इसीलिए एक आपका बड़ा कॉलम और एक बड़े कॉलम में 10 छोटे कॉलम होते हैं, उसमें से हम 2 कॉलम ले लेंगे इधर। ठीक, ये पॉइंट हमारा मिल रहा है यहां पर, ये वाला घटाकर तब ये देखेंगे। ठीक, और ये वाला क्या है 54 था, तो 9 हटाओगे यहां पर 55 हो जाएगा, तो यहां पर 55 कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। भाई पूरा बड़ा कॉलम 100 के बराबर है, और एक बड़े कॉलम में 10 छोटे कॉलम होते हैं, तो एक छोटा कॉलम किसके बराबर हुआ 10 के बराबर। अगर एक बड़ा कॉलम 50 के बराबर मानो, आप 50 मान लो तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो एक छोटा कॉलम 5 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग ग्राफ, और अगर नहीं बन पाता तो आप जब यहाँ स्कूल में क्लास होगी तो आपको बनाकर दिखाएंगे, यहाँ पर भी बनाकर दिखा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करना, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की। तो 55 कैसे मिलेगा, तो जानते हो पूरा कॉलम आपका इसके बराबर है 100 के बराबर, तो जो 5 कॉलम होगा 50 के बराबर होगा, और 6 कॉलम 60 के बराबर हो जाएगा। भाई एक बड़े कॉलम में 10 छोटे कॉलम होते हैं, तो आप जब 6 छोटे कॉलम पर जाओगे तो 60 हो जाएगा, और 5 पर जाओगे तो 50 हो जाएगा।
तो 5 और 60 के बीच में जाएंगे तो आपका 55 पर मिल जाएगा। तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा, ऐसे जाएंगे सीधे, और ये आपका एक बिंदु अगला ये मिल गया, ठीक। यहाँ पर 0.12 वाला अंक यहाँ होगा, यहाँ पर, और ये वाला अंक यहाँ होगा, तो ये पॉइंट ये मिल गया, ठीक। एक आपका 0 वाला मिल गया, एक ये वाला पॉइंट मिल गया, तो आपका इतना ग्राफ तैयार हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए इतना सब क्वेश्चन आया होगा कि हम ये वाला पॉइंट कैसे ढूंढना और ये कैसे ढूंढना। ध्यान रखना भैया कि 5 पर 50 हो रहा है, 60 पर 6 हो रहा है, तो इसको बीचों बीच में ले लेंगे तो 55 हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए 0.23 है, 0.23, तो ये 4 है, ये हटाओगे बढ़ेगा नहीं, तो 0.23 हम देखेंगे। तो 2 ये है, और 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 छोटे कॉलम लेने पड़ेंगे। कितने? 3 छोटे कॉलम ले लिए, बिंदु मिल गया हमको, ठीक। क्लियर हो रहा कि नहीं? अब इसके आगे क्या है, 110.11 को हटा दीजिए, 110 ये होता 100, और एक कॉलम और मिलेंगे तो 110 हो गया। अब ये वाला देखेंगे, ये आपका यहां मिलेगा और इसके सीधे आपकी लाइन ये गई होगी, तो अगला बिंदु हमें ये मिल गया, ठीक। तो आपका इतना ग्राफ और तैयार हो रहा। सबको हमारा कैसे बना रहे हैं, ठीक। ये ऐसे मिला देना, ये ऐसे मिला देना, और ये फ्री हैंड से मिलाना, कि इसको ऐसे, ठीक। फ्री हैंड, ये नहीं कि पटरी की सहायता से, ऐसे मिला दिया, ऐसे, इसे बोलते हैं फ्री हैंड। ये 110 पर पहुंच जाएगा, ये आपका 1 पर पहुंच जाएगा। अगला 0.36, 0.36, तो 36 के लिए क्या होगा, 3 तो ये हो गया, और 6 के लिए 6 छोटे कॉलम ले लेंगे, ठीक है। और अगला क्या है, 200, 2.4, तो लगभग 200 समझ लीजिए, लगभग कितना, 200, तो 200 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि अगला कॉलम ले लोगे 210 हो जाएगा, तो लगभग 200 समझ लीजिए। तो 200 वाला ये जाएगी लाइन, और ये वाला आपका ये लाइन होगी, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक। अगला ऐसे बना लिया, बना लोगे कि नहीं? तो इस तरीके से हम एक ये बना दे रहे हैं। ऐसे आप इसका उपयोग करके दूसरा ग्राफ बनाओगे, और इसका उपयोग करके आप तीसरा ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक। अगला 0.508, तो 0.5 मान लीजिए, तो 0.5 आपका ये मिल गया, और ये कितना है, 322, तो 320, लगभग 320 के पास है, तो 300 ये हो जाएगा, और 2 कॉलम और ले लेंगे, 20 हो जाएगा, और 5 ये वाला आपका एक पॉइंट मिल गया। क्लियर होगा कि नहीं? ये आपका ग्राफ पूरा बनना, ठीक। फ्री हैंड से मिलाएंगे। अगला क्या है, 0.58, 58 के लिए क्या होगा, 5 है 0 पॉइंट, और 8 के लिए 8 कॉलम ये ले लेंगे, ठीक। 8 कॉलम हो जाएगा, और ये 405 है, 405, तो आप लगभग 400 ले सकते हो, ठीक। या ऐसा कर लो कि 405 है, तो आप 405 के लिए क्या करेंगे, 400 ले लेंगे, और एक कॉलम ऊपर होगा तो 410 हो जाएगा, तो इसके बीच में क्या होगा, 405 होगा, तो आप थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये आपका 400 है, एक कॉलम ले लेंगे 410 हो जाएगा, बीच में होगा तो 405 होगा, 405 ये ले लेंगे, और इधर क्या था आपका 5.8 ये मिल जाएगा, तो ये वाला आपका पॉइंट यहां पर आएगा, ऐसे, ठीक। ये पॉइंट होगा, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। बात सबको क्लियर हो रही है कैसे बना रहे हैं? उसके आगे देखिए 0.64, 0.64, 0.64, 4 के लिए चौथा कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक। और इधर 450, क्योंकि 54 है तो 50 के नियरेस्ट है, तो 450 आपका मिल जाएगा बीच में यहां पर, ठीक। और ये वाली लाइन इधर ले जाएंगे, और ये इधर आएगी, आपका ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। इसको ऐसे मिला देंगे। अगला क्या आएगा, 0.72, 0.7 और 2 के लिए 2 कॉलम लेने पड़ेंगे, ठीक। और ये 520 के नियरेस्ट है, 520 आपको ये मिल जाएगा, 500 2 कॉलम ऊपर ले लेंगे, 520 हो गया,
और ये पॉइंट आपका ये मिल गया, ठीक। बाद में लिख देना किसके लिए ग्राफ है, ये एसीटोन के लिए, ठीक, एसीटोन के लिए। ऐसे ही आप बनाएंगे क्लोरोफार्म के लिए, आप क्लोरोफार्म के लिए भी ऐसे बना लेंगे भैया, ठीक। इसका और इसका यूज करके क्लोरोफार्म के लिए बना लूंगा, फिर इसका और इसका यूज करके कुलदाब के लिए बना लूंगा, ठीक। कुलदाब के लिए यदि ग्राफ ऐसा आता है बढ़ते क्रम में तो धनात्मक विचलन होगा, और अगर कुलदाब के लिए ऐसे ग्राफ आता है, इस तरीके से आता है, तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक। इस तरीके से आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन हो जाएगा और आप इसको स्पष्ट भी कर देंगे, ठीक। बात सबको क्लियर होगी किस तरीके से हमने इसका यूज करके हमने ग्राफ बनाया, फिर आप इसका यूज करके ग्राफ बनाओगे, लास्ट में इसका आप यूज करके ग्राफ बनाओगे, और इस ग्राफ से बताया कि कुल दाब से क्या स्पष्ट होगा वो बताया आपको हमने, ठीक। तो आप ध्यान रखना कि जैसे आप ये पॉइंट पूरा बिल्कुल करेक्ट ढूंढो, इसमें ढूंढने नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कॉलम छोटा कॉलम 0.01 के बराबर होगा, क्योंकि भाई एक कॉलम पूरा है, ये आपका 0.1 के बराबर है, और इसमें 10 छोटे कॉलम होते हैं, तो 10 से डिवाइड करोगे 0.01 ही तो आएगा, इसीलिए इसमें दशमलव के 2 अंक तक रखोगे आप। ये वाला हटा दिया तो 0.12 हो गया, और 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.1 ही है, और 2 डालने के लिए दो कॉलम आपको छोटे कॉलम में जाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक। तो जब इसके लिए ग्राफ बनेगा, ये वाले पॉइंट आपने तो लिखे हैं, देखो ये वाले पॉइंट तो ढूंढने मिल जाएंगे आपको, ठीक। ये पॉइंट तो ढूंढने मिल रहे हैं, बस ये वाला पॉइंट आपको ढूंढना है, ठीक। ये वाला पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये तो पहले से इस पॉइंट टिक कर लोगे, छोटे छोटे बिंदु बना लोगे, और इनके लिए पॉइंट आपको ढूंढने पड़ेंगे और आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है 2.38, संगठनों के समूह पराश्रयी बेंजीन और टालिन आदर्श यूनियन बनाते हैं, ठीक, आदर्श यूनियन बनाते हैं। शुद्ध अवस्था में इनके वाष्पदाब दिए हैं, और कह रहा 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टालिन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मोल अंश की गणना करो, ठीक। तो जानते हो राउंड की रिंग से लगाना पड़ेगा, और इनका जो है दाब निकालना पड़ेगा आपका, बेंजीन और टालिन का जब मिश्रण में उपस्थित है तब, ठीक, विलयन में इनके वाष्पदाब निकालने पड़ेंगे। तो शुद्ध बेंजीन का दिया है, बेंजीन का सूत्र कितना है, C6H6, इसका दिया है 50.71 mmHg, और टालिन का दिया है C6H5CH3, ये टालिन का कितना है 320.06 mmHg, और इनके द्रव्यमान दिए हैं, बेंजीन का द्रव्यमान है 80 ग्राम, और टालिन का दिया है, बेंजीन को भी लिख दिए, टालिन को टी लिख दीजिए, ठीक, यह आपका 100 ग्राम। इनके अणुभार निकाल लीजिए, बेंजीन का अणुभार है मोलर द्रव्यमान, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6 1272 ये बेंजीन का है, और ये टालिन का है, टालिन का कितना 12 72 5 12 और 1 13, ये आपका हो गया 77, और 13 कितना हुआ 90, आपका 90 आ गया, ठीक। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, 92 आना चाहिए, 12×72 आपका 5 और 12 ये और 3 ये 77, हाँ 92 आएगा, ठीक, 92। अब इनके मोल प्रभाज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज, कि बेंजीन का मोल प्रभाज बराबर बेंजीन के मोलों की संख्या, नीचे बेंजीन के मोलों की संख्या और प्लस टालिन के मोलों की संख्या, मोल बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार, ये द्रव्यमान बटे अणुभार आएगा, ये भी द्रव्यमान बटे अणुभार आएगा, और ये द्रव्यमान बटे अणुभार,
ये बेंजीन का मोल प्रभाव निकल आएगा, ठीक, इसका बेंजीन का आप 2 से काट दीजिए, 40 आएगा, 39 आएगा, ये 40 आएगा, 39 आएगा, ये 46 आएगा, ये 50 होगा, ये 23 होगा और आपका 25 आएगा, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं? तो ये बेंजीन का मोल प्रभाव निकल आएगा 40/39, 40/39, 25/23। इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इतना आ जाएगा। इसको प्लस कर देंगे, ये आपका इसको डिवाइड कर देंगे, आपका इतना आ जाएगा। और टारगेट का मोल प्रभाव निकालेंगे 1 माइनस बेंजीन का मोल प्रभाव, ठीक। आप इसको घटा देंगे, इतना आ जाएगा। आप क्या करोगे कि राउल्ड के नियम से, राउल्ड के नियम से आप निकालोगे कि बेंजीन का आप निकालेंगे, वास्तव बराबर क्या आएगा, शुद्ध बेंजीन का और गुणे एक्स बेंजीन का, ठीक। तो शुद्ध का कितना है 50.71 और एक्स बेंजीन का जो मोल प्रभाव है 0.486 है, मल्टीप्लाई करोगे MmHg आ जाएगा। ये बेंजीन का आ गया। अब टार्बिन का निकालेंगे, चलो बेंजीन के लिए आप B लिख दीजिए और टार्बिन के लिए T लिख दीजिए। टार्बिन का निकालेंगे तो क्या आएगा, P टार्बिन आएगा और X टार्बिन आएगा, ठीक, मतलब मोल प्रभाव। तो टार्बिन का कितना दिया 320.606 है और टार्बिन का कितना है 0.514। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका MmHg आ जाएगा, ठीक है। ये निकालने पड़ेंगे इसके दाम। अब वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाव, ये बताया था वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाव क्या आएगा। इसमें मोल प्रभाव क्या होता है, बेंजीन के मोलों की संख्या, टार्बिन के मोलों की संख्या। ये वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव बेंजीन का पूछता है। किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में। तो इसके लिए चलता है कि बेंजीन का वाष्प और बेंजीन का वाष्प प्लस टार्बिन का वाष्प, ऐसा चलता है, ठीक। कि वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश बराबर क्या होता है, इसका मोल मतलब वाष्प बेंजीन का नीचे टार्बिन का, ठीक। वाष्प को सुना है कि नहीं, ये मीडियम में होता है और ये आपका वाष्प अवस्था में होता है मोल प्रभाव। ठीक क्या आएगा, बेंजीन का कितना आएगा यहां से निकालेंगे, टार्बिन का ये निकालेंगे, इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपका 320 नहीं है, 32.06 है, गलत लिख गया होगा, 32.06 अभी है, ठीक, 32.06। यहाँ भी 32.06, यहाँ भी इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे आप, आपका आएगा 16.45, ठीक है। तो आएगा 16.48 आएगा, ये गलत हो गया था, ऊपर 320 लिख दिया था लेकिन आपका 32.06 दिया, ठीक, तो सही कर लिया। अब निकालेंगे तो बेंजीन का वाष्प कितना आया 24.65 प्लस टार्बिन का 16.48, आपका 24.65 नीचे प्लस कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मोल अंश है, ठीक। वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश निकल आएगा। आप इसको प्लस कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 0.599 आएगा, ये वाला घटाएंगे बढ़ जाएगा, 0.60 आ जाएगा। ये वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश आ गया, ठीक। ये बेंजीन का मोल अंश मीडियम में था, ये वाष्प अवस्था में होता है, तो यहां पर इनके वाष्प दाब होते हैं, ठीक, वाष्प दाब। बेंजीन का वाष्प दाब क्या आएगा, बेंजीन का ये टार्बिन का, और उनको प्लस कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, आपका ये आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है 2.39, वायु में अनेक गैसों का मिश्रण है, 298 केल्विन पर आयतन में कुछ मुख्य घटक ऑक्सीजन नाइट्रोजन की लगभग 20%
और 79% के अनुपात में है। 10 एटीएम दाब पर जल वायु में साम्य में है। ठीक, तो देखिए पहले इस तरह से समझ लीजिए, हम निकाल लेंगे PO2। तो PO2 क्या है, 10 एटीएम का कितने परसेंट, 20%। तो आपका रहेगा 10 एटीएम और 20% मतलब 100 अपान में आ जाएगा। ठीक, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपका आ गया 2 एटीएम और 2 एटीएम को एमएम में चेंज कर लेंगे, चूंकि आगे हेनरी स्थान एमएम में दिए हैं। तो 1 एटीएम बराबर होता है 760 एमएम। आपका इतने एमएम आ गया। अब निकाल लेंगे P N2 कितना है, 10 एटीएम का 79%, तो का के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया 179, सॉरी 10 पूरे 79 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट, 7.9 एटीएम और इसको एमएम में चेंज करेंगे 7.9 और 760 एमएम। आप मल्टीप्लाई करा दोगे एमएम में आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा। अब इनके हेनरी स्थिरांक O2 के लिए हेनरी स्थिरांक कितना दिया है, 3.30 10⁷ mm और N2 के लिए हेनरी स्थिरांक कितना है, N2 के लिए हेनरी स्थिरांक दिया है 6.51 10⁷ mm, इसीलिए हमने mm में चेंज कर दिया। और पूछ रहा जल में इन गैसों का संगठन मतलब मोल प्रभाव जिनके निकालने हैं, मोल अंश, संगठन का मतलब होता है इनके मोल अंश निकालने हैं। तो हेनरी नियम से O2 गैस के लिए पहले यहां लिखोगे, हेनरी नियम से O2 गैस के लिए क्या आएगा, बताओ क्या पढ़ा, PO2 बराबर KH गुणे XO2। ठीक है, और आपका जो है PO2 ये दिया है और हेनरी स्थिरांक ऑक्सीजन के लिए मालूम है और आप ये निकाल लेंगे। ठीक, बात से पूछना है कि नहीं, ये आप निकाल लोगे, यही पूछ रहा है, ये दिया ये निकाल लोगे, ऐसे N2 के लिए करोगे और उसके लिए भी निकाल लोगे। ठीक, और इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, बात से क्वेश्चन में आई, हो जाएगा आपसे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका PO2 10 एटीएम का 20%, ये निकाल ले एटीएम में आया, इसको एमएम में चेंज कर दिया। ऐसे PN2 ये भी एटीएम में दिया है, इसका निकाल ले, ये आपका एमएम में आ गया। और O2 के लिए हेनरी स्थिरांक दिया, N2 के लिए हेनरी स्थिरांक दिया है, हेनरी नियम से लगा दीजिए। O2 के लिए फार्मूला बनेगा, ये दिया ये निकालना है, ऐसे हेनरी नियम N2 के लिए लगाओगे वो भी निकल आएगा। ठीक, और आपको ये अपने आप लगाना है। यदि अगला क्वेश्चन है 2.40, इसके बाद एक क्वेश्चन और है और फिर आपके एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल हो गए। यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 की मात्रा पूछ रहा कितनी होगी, I का मान दिया है, तो T बराबर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, P बराबर 0.5 atm है। इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300 केल्विन। P बराबर दिया है, B बराबर आपका 2.5 लीटर है, वाट ऑफ फैक्टर I बराबर आपका दिया हुआ है, CaCl2 की मात्रा पूछ रहा अर्थात W पूछ रहा है, CaCl2 का m बराबर निकालेंगे, Ca बराबर वेट होता है 40, Cl बराबर आपका होता है 35.5, तो आ जाएगा 40 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि 2 है तो आएगा 71, यह आ जाएगा 111, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक, और S बराबर कांस्टेंट होता है 0.0821 लीटर एटीएम कैलोरीज और मोल इनवर्स। T हमने निकाल लिया कैलोरी में, P एटीएम में दिया, B लीटर में दिया, इसलिए इसका मान लीटर एटीएम में लिखा हमने। ठीक, I दिया, W पूछ रहा है, सूत्र क्या पढ़ा, P बराबर क्या पढ़ा आपने NHT, कन्वीलियन के लिए वान हाफ समीकरण है,
पीवीएम बराबर क्या आएगा आपका डब्ल्यूएसटी भाई, पी बराबर एनएसटी, एन बराबर डब्ल्यू अपान एम, पीवीएम बराबर डब्ल्यूएसटी, और डब्ल्यू निकालेंगे तो आएगा आपका पीवीएम और अपान में आएगा एसटी। आप पी का मान रख देंगे, पी का मान रख देंगे, बी का मान रख देंगे, और इसमें आई भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वन हाफ फैक्टर है, वन हाफ फैक्टर है तो आप आई भी लगाएंगे, आई। ठीक है, तो आपका नाम तो आई कहां जाएगा, अपान में आ जाएगा। ठीक, बट डब्ल्यू लेंगे तो आई अपान में आ गया। आप इनके मान रख देंगे, पी का मान रख देंगे, टी का मान रखेंगे, पी का, बी का, आई का, एम का, ये सब मान रख देंगे, और इस प्रकार आपको जो है डब्ल्यू का मान निकल आएगा। ठीक, ध्यान रखना पी बराबर आई एन एस टी, चूंकि वहां क्या फैक्टर दिया तो आई लिखेंगे भैया, पी बराबर आएगा आई डब्ल्यू अपान एम, पीवीएम बराबर आई एस डब्ल्यू एस टी, डब्ल्यू निकालेंगे आई एस टी अपान में आ जाएगा, और इसे मान रखकर कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है 2.41, 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 mg को घोलने पर विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित होता है। तो देख लीजिए, पहले क्या दिया, B बराबर आपका 2 लीटर है, T बराबर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको भैया कैलकुलेट करने करेंगे 273 प्लस करना पड़ेगा, चूंकि ये तापांतर नहीं है इसीलिए 2 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 केल्विन। उसके बाद आपका W बराबर दिया है 25 mmHg, और इसको ग्राम में चेंज करेंगे 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और आपका मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 2 3 पद ऊपर गए, तो 1 मिलीग्राम बराबर होगा 10⁻³ ग्राम, इसीलिए। ठीक, ये ग्राम में कन्वर्ट कर लिया आपने, कैसे किया वो तो बता दिया। और परासरण दाब पूछ रहा है, इसका अनुभाग भी निकालेंगे हम। K2SO4 का अनुभाग या मोलर द्रव्यमान K बराबर होता है आपका 39, S बराबर 32 और O बराबर आपका 16। तो 39 2 78 हुआ, प्लस 32 हुआ, और आपका 64 प्लस कर देंगे, 04 आया, 1 हासिल, 9 10 और 174 और अब क्या करना है, परासरण दाब मुझे निकालना है। S का मान फिक्स होता है 0.0821 लीटर एटीएम, कैलिक्टॉन्स और मोल इनवर्स, वन हाफ फैक्टर निकालना है। इसको देखेंगे, तोड़ देंगे, क्या होगा, ये लगभग पूर्ण रूप से आयनिक है, 2K प्लस आएगा और SO4 माइनस माइनस होगा। ठीक, जब पूर्ण आयनिक है, ध्यान दीजिए I बराबर क्या होता है, इसमें कोई अल्फा वगैरह मानना नहीं है, क्योंकि लगभग पूर्ण रूप से आयनिक माना जा रहा है। तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, 2 कण इसके, 1 कण इसके, कितने हो गए 3, और वियोजन से पूर्व 1, तो I बराबर आपका 3 हो गया, क्योंकि पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा इसीलिए। ठीक, ध्यान रखिए I बराबर कैसे निकाला है, ये पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा इसीलिए I का मान निकल आया कि वियोजन के पश्चात 2 इसके कण है, 1 इसके 3 कण होगा। ठीक, अब आपका सूत्र हो गया, P बराबर क्या होता है, P बराबर आपने पढ़ा था NHT, लेकिन यहाँ पर I और लग जाएगा। ठीक, P बराबर आपका I W/MST। ठीक, और जब P बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, P बराबर आएगा IWST, और अपान में क्या है M, और नीचे क्या रहेगा V, तो जाएगा Vm। I बराबर आपका 3 है, W बराबर कितना है 25 मल्टीप्लाई -3 है, और S बराबर आपका 0.0821 है, T बराबर आपका कितना है 298 केल्विन है, और V कितना है, V आपका 2 लीटर है, और M कितना है 174 है,
और इसको डिवाइड कर देंगे, आपका पराशर दाब एटीएम में निकल आएगा। ठीक, ये पराशर दाब ज्ञात हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान दो, V दिया है, T दिया है, केल्विन चिन्ह कर लिया, W mg में दिया है, उसे ग्राम में चिन्ह कर लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया है। पराशर दाब पूछ रहा है, S का मान कांस्टेंट होता है, 100% वियोजित हो रहा, वन हाफ फैक्टर निकाल लेंगे। P बराबर INST, P बराबर IW बटे ST। P V नीचे ले आओ, चूंकि P पूछ रहा है, V अपान में आ जाएगा, इनका मान रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, आपका पराशर दाब निकल आएगा और आपके विलियम चैप्टर के न्यूमेरिकल सभी हो गए। कल आपका नया पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक।